नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम एक महान व्यक्तित्व और एक महान विचारक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है मिस्टर रॉबर्ट के मर्टन। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि मिस्टर रॉबर्ट के मर्टन का जन्म अमेरिका के फिलाडेल्फिया नामक शहर में हुआ था और इन्होंने अपना डॉक्टरेट हार्वर्ड विश्वविद्यालय से किया है। साथियों, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि मिस्टर रॉबर्ट के मर्टन साहब संरचनात्मक प्रकार्यवादी विचारक हैं। इनके गुरु मिस्टर पार्सन्स, वो भी बहुत बड़े संरचनात्मक प्रकार्यवादी विचारक माने जाते हैं। पिछली बार एक प्रश्न पूछा गया था आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में कि मिस्टर पार्सन्स की सबसे ज़्यादा बुराई किसने की है, सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया है, तो मिस्टर मर्टन ने किया है। देखिए, मिस्टर पार्सन्स सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं और मिस्टर मर्टन है ना, वो सामाजिक संरचना की बात करते हैं। मिस्टर मर्टन के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव मिस्टर मेलिनोस्की और रेडक्लिफ ब्राउन का सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। साथियों, आज की जो हमारी क्लास है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। शायद ही आपने उनको पहले कभी पढ़ा होगा। आज की क्लास तैयार करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आज की क्लास बनाने के लिए मैं पिछले 2 दिन से प्रयासरत हूँ, तब जाकर एक सारगर्भित कंटेंट बनकर तैयार हुआ है। आज की क्लास में हम मिस्टर मर्टन के न केवल संरचनात्मक प्रकार्यवादी अप्रोच यानी उपागम के बारे में चर्चा करेंगे, बल्कि पूरे मर्टन को ही पढ़ लेंगे कि मर्टन साहब का बौद्धिक योगदान क्या-क्या है। समाजशास्त्र को मिस्टर मर्टन ने क्या दिया है। देखिए, सबसे पहले हम मिडिल रेंज थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे, फिर इनके संरचनात्मक प्रकार्यवादी जो पैराडाइम है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी, सामाजिक संरचना और नियमहीनता के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके बाद में रेफरेंस ग्रुप, संदर्भ समूह के बारे में चर्चा होगी। फंक्शनल अल्टरनेटिव्स यानी प्रकार्यात्मक विकल्पों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सदस्यता और गैर सदस्यता समूह, मेंबरशिप एंड नॉन मेंबरशिप ग्रुप के बारे में भी चर्चा करेंगे, जिसके बाद में प्रकट प्रकार्य, अप्रकट प्रकार्य यानी मैनिफेस्ट फंक्शन और लैटेंट फंक्शन के बारे में भी चर्चा होगी, जिसके बाद में हम परिस्थिति प्रतिमान, और ध्यान रखना ये जो परिस्थिति प्रतिमान है ना, इसे परिस्थिति समुच्चय भी बोला जाता है, परिस्थिति संकुल भी बोला जाता है। बेहतर होगा कि आप अंग्रेजी के टर्म को याद करें, मतलब हम स्टेटस सेट के बारे में भी चर्चा करेंगे, जिसके बाद में परिस्थिति क्रम और परिस्थिति श्रृंखला, स्टेटस सीक्वेंस के बारे में भी चर्चा होगी, जिसके बाद में 10वें नंबर पर हम भूमि का प्रतिमान, भूमि का समुच्चय और भूमि का संकुल यानी रोल सेट के बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर जिसके बाद में पैथोलॉजिकल थ्योरी ऑफ क्राइम, अपराध के व्याधिकीय सिद्धांत के बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर जिसके बाद में सापेक्षिक वंचना या सापेक्षिक हीनता, रिलेटिव डेप्रिवेशन के बारे में भी चर्चा होगी, जिसके बाद में प्रत्याशा मूलक सामाजिकरण, इसे है ना पूर्वाभासी सामाजिकरण भी बोलते हैं और अंग्रेजी में इसे एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन बोलते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फंक्शन, डाई फंक्शन और नॉन फंक्शन के बारे में भी चर्चा होगी, जिन्हें हिंदी में प्रकार्य, दुष्कार्य और अकार्य बोला जाता है। जिसके बाद में थ्योरी ऑफ रिट्रीटिज्म यानी पलायनवादी सिद्धांत के बारे में भी चर्चा होगी। फिर जिसके बाद में सेरेंडिपिटी पैटर्न यानी आकस्मिकता के सिद्धांत के बारे में भी चर्चा करेंगे। हो सकता है कि इसमें से कुछ नाम आप पहली बार सुन रहे हो, है ना? इसलिए मैंने कहा था कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नया देखने को मिलेगा। मस्तिष्क को पूरी तरीके से कंसंट्रेट होकर काम में लेना है, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है? जिसके बाद में हम इनके रोल मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे। फिर जिसके बाद में भूमिका प्रदर्शनों की सूची, है ना? रॉल रिपेटायर के बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर स्ट्रेंथ थ्योरी, इन्होंने जो तनाव का सिद्धांत दिया था उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर जिसके बाद में सोशियोलॉजी ऑफ साइंस, विज्ञान के समाजशास्त्र के बारे में भी चर्चा होगी। और फिर जिसके बाद में विशिष्ट अन्य के सिद्धांत के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, स्पेसिफिक अदर के बारे में, ठीक है? पूरी तरीके से आपका ध्यान है ना वो क्लास पर होना चाहिए। अब देखो, तकरीबन 20-22 प्रश्न तो आपके यहीं बनकर तैयार हो जाते हैं,
जैसे आपसे यूँ पूछ लिया जाता है कि संरचनात्मक प्रकार्यवाद का जो पैराडाइम है वो किसने दिया था? मिस्टर मर्टन ने दिया था। जिसके बाद में ये पूछ लिया जाता है कि मिडिल रेंज थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था? मध्य सीमा सिद्धांत या मध्य स्तरीय सिद्धांत मिस्टर मर्टन ने दिया था। 50 बार पूछा गया प्रश्न है। जिसके बाद में सोशल स्ट्रक्चर ऑफ एनोमी, एनोमी को हम मानक शून्यता भी बोलते हैं, है ना? ये भी 50 बार पूछा गया प्रश्न है कि मानक शून्यता की बात कौन करता है? तो इसकी भी बात कौन करता है? मिस्टर मर्टन करता है। जिसके बाद में रेफरेंस ग्रुप, हालांकि ये जो संदर्भ समूह है ना, इसका सबसे पहले प्रयोग तो मिस्टर हर्बर्ट हाइमेन ने किया था, लेकिन इस पर डिटेल्स में काम मिस्टर मर्टन ने किया है। ठीक है। फिर जिसके बाद में प्रकार्यात्मक विकल्पों की बात कौन करता है? ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। इसकी बात मर्टन करता है। मेंबरशिप और नॉन मेंबरशिप ग्रुप, सदस्यता और असदस्यता की बात कौन करता है? मर्टन करता है। और ये जो संदर्भ समूह है ना, इसका वर्गीकरण किया था सदस्यता और गैर सदस्यता का, ये आकांक्षा के आधार पर किया था। ठीक है। जब हमने ग्रुप पढ़ा था तब मैंने इसके बारे में बताया था। ठीक है ना। फिर जिसके बाद में प्रकट प्रकार्य और अप्रकट प्रकार्य की बात कौन करता है? इनकी भी बात मर्टन करते हैं। स्टेटस सेट की भी बात मर्टन करता है। स्टेटस सीक्वेंस की भी बात मर्टन करता है। रोल सेट की भी बात कौन करता है? मिस्टर मर्टन करता है। अपराध के वैद्यकीय सिद्धांत की बात और अपराध के सामाजिक सिद्धांत की बात कौन करता है? अपराध का सामाजिक सिद्धांत तो दिया था मिस्टर दुर्खिम ने। ठीक है। और सहचर्य विभेदक का सिद्धांत दिया था, सहचर्य विभेदक का सिद्धांत दिया था मिस्टर सदरलैंड ने, है ना। और अपराधी जन्मजात होते हैं, ये बात कही है मिस्टर लोम्ब्रोसो ने। ठीक है। और अपराध का जो व्याधिकीय सिद्धांत दिया है ना, वो किसने दिया? मिस्टर मर्टन ने। जिसके बाद में एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की बात कौन करता है? मिस्टर मर्टन करता है। फंक्शनल, डाई फंक्शनल और नॉन फंक्शनल, बहुत मोस्ट है ना, पूछा गया प्रश्न है। इसकी बात मर्टन करता है। पलायनवादी सिद्धांत, शायद पहले ना पढ़ा हो। थ्योरी ऑफ रिट्रीटिज्म, इसकी बात कौन करता है? मर्टन करता है। ये भी बहुत मोस्ट है। फिर जिसके बाद में आकस्मिकता का सिद्धांत, सेरेंडिपिटी पैटर्न की बात या सेरेंडिपिटी थ्योरी की बात कौन करता है? इसकी बात करता है मिस्टर मर्टन। जिसके बाद में रॉल रेटपायर की बात कौन करता है? मर्टन करता है। रॉल मॉडल की बात, स्टैन थ्योरी की भी बात कौन करता है? मर्टन करता है। अब आ जाओ साहब, मुद्दे पर आ जाते हैं। और हमारा मुद्दा ये है आज का कि हम मर्टन को बहुत गहनता से पढ़ेंगे। ठीक है। मर्टन को हम बहुत गहराई से पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इनके मिडिल रेंज थ्योरी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। मध्य सीमा सिद्धांत के बारे में चर्चा कर लेते हैं। साथियों, इनके जो गुरु थे ना, इनके गुरुजी का नाम था पार्सन्स। ठीक है। मिस्टर टालकट पार्सन्स इनके गुरुजी थे। और उनकी एक बहुत फेमस किताब है, और उस किताब का नाम है सोशल सिस्टम, यानी सामाजिक व्यवस्था। मिस्टर पार्सन्स जो अध्ययन करता है ना, वो संपूर्ण समाज के अध्ययन की बात करता है। ठीक है। मिस्टर पार्सन्स यूँ कहता है कि मैं जो अध्ययन कर रहा हूँ या मेरी जो अध्ययन की अप्रोच है वो संपूर्ण समाज है। जबकि साथियों, यहाँ पर मिस्टर मर्टन यूँ कहता है संपूर्ण समाज के अध्ययन से बेहतर ये होगा कि ना तो आप संपूर्ण समाज का अध्ययन कीजिए, ना बिल्कुल छोटे स्तर का अध्ययन कीजिए, बल्कि बीच का एक रास्ता निकालिए। और बीच के रास्ते को निकालकर आप जो अध्ययन करोगे वो एम्पेरिकल स्टडी रहेगा। एम्पेरिकल स्टडी का मतलब होता है अनुभाविक अध्ययन। ठीक है। मर्टन साहब है ना, वो आनुभाविक अध्ययन पर बल देता है। जबकि मिस्टर पार्सन्स जब संपूर्ण समाज के अध्ययन की बात करता है, संपूर्ण व्यवस्था की बात करता है, तो उसका अनुभाविक अध्ययन हो ही नहीं सकता। संपूर्ण समाज तो छोटी है। अगर हम एक छोटे से शहर का भी अध्ययन करें तो अनुभाविक अध्ययन ले ही नहीं सकते, हम फील्ड में जा ही नहीं सकते। इसीलिए मर्टन ने, साथियों, एक तो वृहद स्तर है ना, इसीलिए मर्टन ने एक तो वृहद स्तर और एक सूक्ष्म स्तर, ठीक है, एक वृहद स्तर, एक सूक्ष्म स्तर है। इनके जो बीच का जो रास्ता बताया था ना, उस बीच के रास्ते को ही हम मध्य सीमा सिद्धांत के नाम से जानते हैं। मतलब मर्टन यूं कहते हैं कि संपूर्ण समाज को आप अलग अलग छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए, और
उनका जो संक्षिप्तीकरण होगा वो बहुत ज़्यादा संक्षिप्तीकरण भी नहीं हो सकता है, मतलब आप मध्य स्तर का उनका संक्षिप्तीकरण कर लीजिए और मध्य स्तर का संक्षिप्तीकरण करने के बाद में आप अनुभाविक प्रकल्पना बनाइए। जब आप छोटी-छोटी प्रकल्पना बनाओगे, उन प्रकल्पनाओं को आधार बनाकर जब आप कोई कार्य करोगे, अब आपने मान लेते हैं कि संपूर्ण समाज को 20 या 25 भागों में वर्गीकृत कर लिया। मान लेते हैं 20 भागों में वर्गीकृत किया, छोटी-छोटी आपने परिकल्पना बनाई और परिकल्पना बनाकर आपने अपना काम स्टार्ट कर दिया। अब उन 20 भागों को वर्गीकृत किया और हम मान लेते हैं कि 20 में से लगभग 12 या 13 भागों का रिजल्ट सेम निकल कर आता है। तो वो जो सेम रिजल्ट निकल कर आता है, उसको संपूर्ण सिस्टम पर अप्लाई कर दीजिए। दैट इज मिडिल रेंज थ्योरी। इसे ही हम क्या कहते हैं? मध्य अभिसीमा सिद्धांत के नाम से जानते हैं। मतलब यहां पर भी इसने क्या किया है? पार्सन्स का विरोध किया और बिल्कुल इनका विरोध है ना, वो जायज था। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक तो ये मिस्टर सॉरी एक तो ये ब्राउन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, एक तो ये रेडक्लिफ ब्राउन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। मिस्टर मेलिनोस्की है ना, मेलिनोस्की का जो प्रभाव है इनके ऊपर सबसे ज्यादा दिखाई देता है। तो यही इनका क्या हो जाता है? मिडिल रेंज थ्योरी हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो ग्रैंड थ्योरी है, ग्रैंड थ्योरी का कहीं ना कहीं ये विरोध करते हैं, अनुभाविक स्टडी करने पर ये बल देते हैं। पार्सन्स का विरोध इसीलिए तो निकल कर आया था। जैसे अभी एक क्लास में हमने नियो फंक्शनलिज्म पढ़ा है, नव प्रकार्यवाद पढ़ा है, ठीक है, नव प्रकार्यवाद पढ़ा है। और ये बात भी मैंने आपको बताई थी कि अमेरिकन सोशोलॉजिकल एसोसिएशन 1984 है ना, ASA, अमेरिकन सोशोलॉजिकल एसोसिएशन में एक सेशन चल रहा था नियो फंक्शनलिज्म को लेकर और उसकी अध्यक्षता मिस्टर जेफरी अलेक्जेंडर कर रहे थे। तो वो जो नियो फंक्शनलिज्म को लेकर जो सेशन चल रहा था, उसका जो टॉपिक था ना, टाइटल, वो यही था कि पार्सन्स की थ्योरी अब काम नहीं कर रही है। पार्सन्स ने हवाबाजी में बहुत कुछ लिखा है। पार्सन्स का जो स्टडी है वो अनुभवी कम है। जैसे हम मिस्टर मार्क्स की चर्चा करते हैं, मिस्टर मार्क्स ने हालांकि बहुत अच्छा लिखा है और बहुत डिटेल्स में लिखा है, लेकिन जब हम मिस्टर मार्क्स को देखते हैं तो उसमें फिलॉसफी यानी दर्शन ज्यादा नजर आता है। तो इसीलिए आपत्ति प्रकट की थी मर्टन ने, ठीक है ना। मर्टन ने कहा था कि संपूर्ण सोसाइटी का अध्ययन हो ही नहीं सकता, संपूर्ण समाज को आधार बनाने से अच्छा है कि आप उसको छोटे छोटे भागों में वर्गीकृत कर लीजिए, छोटी छोटी परिकल्पना का बनाइए, उन परिकल्पनाओं को आधार बनाकर आप अनुभाविक स्टडी कीजिए। जब अनुभाविक स्टडी करोगे, उनके रिजल्ट्स निकल कर आएंगे। ज्यादातर जो इकाइयों के रिजल्ट सेम निकल कर आते हैं, उनको आप संपूर्ण यूनिवर्स पे अप्लाई कर दीजिए। दैट इज मिडिल रेंज थ्योरी। इसे ही हम क्या कहते हैं? मध्य अभिसीमा सिद्धांत के नाम से जानते हैं। आ गया है समझ में? तो मध्य अभिसीमा सिद्धांत की बात कौन करता है? मिस्टर मर्टन करता है। जिसके बाद में मर्टन ने दूसरे नंबर पर संरचनात्मक प्रकार्यवादी विश्लेषण का पैराडाइम दिया था। अब देखिए यहां पर दो अलग अलग शब्द निकल कर आते हैं। पहली बात तो ये जो पैराडाइम है ना, पैराडाइम को हम एक मॉडल बोल सकते हैं, ठीक है। अब मॉडल एक तरीके से रोल मॉडल भी हो सकता है। भाई मॉडल क्या होता है? जिसको हम फॉलो करते हैं। जैसे हम मकान बनाना चाह रहे हैं, अब मकान बनाएंगे तो पहले हम उसका मॉडल तैयार करेंगे। अब जो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्ट है, वो एक अच्छा सा आर्किटेक्चर हमें बना के दे देगा। अब हम उस आर्किटेक्चर को फॉलो करते करते हमारे मकान को तैयार कर लेंगे, तो वो भी एक तरीके से क्या हो गया? मॉडल हो गया। इसलिए साथियों, ये जो मिस्टर मर्टन का संरचनात्मक प्रकार्यवादी मॉडल है ना, ये अध्ययन पर बल देता है। और ये इस तरीके से अध्ययन पर बल देता है कि हमें अध्ययन किस तरीके से करना है, कौन कौन से मॉडल्स को ध्यान में रखने हैं और उस मॉडल्स में भी कौन कौन बातों को फॉलो करना है। यही इनका संरचनात्मक प्रकार्यवादी मॉडल कहलाता है। ध्यान रखना, मिस्टर मर्टन है ना, अपने संरचनात्मक प्रकार्यवादी मॉडल है, उसमें 11 बातों का उल्लेख करता है, 11 बिंदुओं का उल्लेख करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। 11 मदों का, 11 आइटमों का उल्लेख करता है और उन 11 के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। टोटल 11 सब्जेक्ट का मतलब ये यूं कहता है कि एक अनुसंधानकर्ता को विषय या मद की पहचान करनी चाहिए। इनका जो पैराडाइम है, इनका जो मॉडल है संरचना को समझने का, कि हम संरचना और उसके फंक्शन को किस तरीके से समझ सकते हैं।
साथियों, ये बात पता होनी चाहिए कि इनसे पहले अब हम क्लासिकल विचारकों की चर्चा करें, क्लासिकल विचारकों में भी हम दुर्खिम की चर्चा करें, ठीक है ना? दुर्खिम की चर्चा करने लग गए, या हम मिस्टर स्पेंसर की चर्चा करने लग गए, या फिर हम मिस्टर ऑगस्ट काम्टे, फादर ऑफ सोशियोलॉजी की चर्चा करने लग गए। तो ये सभी के सभी प्रकार्यवादी हैं, है ना? ये कभी सभी के सभी प्रकार्यवादी हैं। और व्हाट इज फंक्शन, प्रकार्य क्या होता है? प्रकार्यवाद यूं कहता है कि व्यवस्था में कहीं कोई कमी नहीं है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। मतलब प्रकार्यवादी है ना, वो स्थायित्व का समर्थन करते हैं, वो संघर्ष का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि व्यवस्था में किसी भी तरीके का जो फेरबदल है वो स्वीकार नहीं होगा। दैट इज फंक्शनलिज्म। और एक दिन मैंने आपको जब नियो फंक्शनलिज्म पढ़ाया था, तब मैंने ये कहा था कि 1960 से पहले तक, जो 1960 का दशक है, इससे पहले तक हर व्यक्ति प्रकार्यवादी बनना चाह रहा था। उसका जो झुकाव था ना, वो फंक्शनलिज्म की तरफ था। अपने अध्ययन के अप्रोच में हर व्यक्ति ये चाहता था कि मुझे फेरबदल नहीं करना है। ये प्रकार्यवादी है ना, सेफ जोन ढूंढते हैं। भाई ये अगर कमी निकालेंगे तो इनसे सवाल किया जाएगा कि बताइए आपने कमी निकाली तो क्यों निकाली, आपको क्या लगा? तो ये कहते हैं कि हाँ, जैसे समाज में समिति की चर्चा करते हैं, समुदाय की चर्चा करते हैं, ठीक है ना? संस्थाओं की चर्चा करते हैं, धर्म की चर्चा करते हैं, जाति की चर्चा करते हैं, कल्चर की हम चर्चा करते हैं, वैल्यूज की चर्चा करते हैं, टोटम की चर्चा करते हैं, फैमिली की चर्चा करते हैं, किनशिप की चर्चा। ये कहते हैं कि ठीक है, होना चाहिए, जरूरी है ये, जाति व्यवस्था है तो जरूरी है, इसमें फेरबदल करने की जरूरत नहीं है। ये प्रकार्यवादी है। और जिसके बाद में फिर संरचनात्मक प्रकार्यवाद आया। संरचनात्मक प्रकार्यवाद में पार्सन्स आ गया, मर्टन आ गया, ठीक है ना? इन्होंने न केवल प्रकार्य की बात की, बल्कि इन्होंने इस तरफ भी ध्यान केंद्रित किया है कि कोई भी फंक्शन यानी प्रकार्य किस तरीके से काम करता है। जैसे मान लेते हैं हम जाति व्यवस्था की चर्चा करते हैं, हम केवल जाति व्यवस्था की चर्चा करते हैं, तो प्रकार्यवादी तो केवल जाति व्यवस्था को बाहर से देखेंगे कि जाति व्यवस्था का क्या रोल है ना? जाति व्यवस्था की क्या विशेषता है, क्या रोल है। लेकिन जो संरचनात्मक प्रकार्यवादी हैं, वो ये कहते हैं कि ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो जाति व्यवस्था को मजबूत बनाए रखते हैं, ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो जाति के प्रति एक आस्था प्रकट करते हैं, ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो जाति की जो पावर है उसको बनाए हुए हैं, जाति किस तरीके से फंक्शन करती है। मतलब ये ना केवल उसके फंक्शन की बात करते हैं, बल्कि उसके स्ट्रक्चर की भी बात करते हैं, ठीक है ना? उसकी आवश्यकता की भी बात करते हैं, उसके इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, उसके ऑब्जेक्ट की भी बात करते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर मर्टन है ना, वो भी संरचनात्मक प्रकार्यवादी हैं। वो संरचना और प्रकार्य को समझने के लिए टोटल 11 सब्जेक्ट, 11 आइटमों की बात करता है। मिस्टर पार्सन्स ने 5 बताए हैं, ठीक है? मिस्टर पार्सन्स है वो 5 की बात करता है। मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में। देखो, टोटल 11 जो विषय है, इसमें पहले नंबर का है कि आप विषय की पहचान करो, सब्जेक्ट की पहचान करो, आप जो अध्ययन कर रहे हो उसके उद्देश्यों की पहचान करो, और आपने जो आइटम चुने हैं उनका व्यवस्था में क्या योगदान है, इनकी भी पहचान करो। और उन आइटमों से कौन कौन सी यूनिट्स लाभान्वित हुई है इसका भी आप पता लगाओ। फिर व्यवस्था की आवश्यकता पूरा करने वाले फंक्शनों की खोज करो। प्रकार्यों को संपन्न करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं उनका पता लगाओ। प्रकार्यात्मक विकल्पों की व्यवस्था है तो उन पर भी अपना ध्यान केंद्रित करो। प्रक्रिया के लिए जो संरचनात्मक दबाव वाले तत्व होते हैं, दबाव मूलक तत्व कौन से हैं उनका भी पता लगाओ। परिवर्तन और गतिशीलता किस वजह से होती है, कौन कौन से कारक है उनका भी पता लगाओ। प्रकार्यात्मक मान्यताओं और आवश्यकताओं का क्या वैधकरण है उनका भी पता लगाओ, और वैचारिक समस्याओं का भी विश्लेषण करो। आपको यह याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? आप सोच रहे होंगे कि क्या 11 के 11 याद करने नहीं करने हैं? मतलब मर्टन साहब ने संरचना को समझने के लिए, ठीक है, और संरचना किसकी? समाज की। संरचना को समझने के लिए, और वो संरचना किस तरीके से काम करती है, मतलब उसके क्या फंक्शन है, इनको समझने के लिए उन्होंने जो मॉडल दिया था उसे हम मिस्टर मर्टन के पैराडाइम के नाम से जानते। बस केवल इतना समझना है, जिसमें वो टोटल 11 बिंदुओं, 11 विषय, 11 आइटम या 11 मदों की बात करता है। आ गया समझ में? अब वापस आते हैं घूम फिर के। भाई मिडिल रेंज थ्योरी समझ में आ गई, मध्य सीमा सिद्धांत, पार्सन्स का विरोध किया है, संरचनात्मक प्रकार्यवादी मॉडल या पैराडाइम समझ में आ गया। फिर जिसके बाद में हम सामाजिक संरचना या एनोमी, और इसे हम नियमहीनता भी बोलते हैं, ठीक है ना? और ये जो प्रश्न पूछा गया था ना
तो मानक शून्यता पूछा गया था। तो ध्यान रखना एनोमी की बात है ना, वो किसने की है? मिस्टर मर्टन ने की है। साथियों आपने जब दुर्खिम पढ़ा था, तो अगले पेज पर लिख देता हूं। मिस्टर दुर्खिम साहब है ना, वो 3 तरीके की सुसाइड की चर्चा करते हैं। ठीक है। मिस्टर जो दुर्खिम है, वो पहले नंबर पर ईगोइस्टिक की, सॉरी अल्थ्रुइस्टिक की बात करता है, और अल्थ्रुइस्टिक को हम परार्थवादी आत्महत्या के नाम से बात जानते हैं। ठीक है ना। जिसके बाद में दूसरे नंबर पर ईगोइस्टिक की बात करता है, और ईगोइस्टिक को हम अहमवादी आत्महत्या के नाम से जानते हैं, और तीसरे नंबर पर वो एनोमिक की बात करता है। एनोमिक को अप्रतिमानता बोलते हैं। ठीक है। तो यहां पर जो मर्टन का मानक शून्यता का जो सिद्धांत निकल कर आता है ना, वो अप्रतिमानता से निकल कर आता है। अगर मैं इन तीनों में डिफरेंट की चर्चा करूं, परार्थवादी की, तो परार्थवादी आत्महत्या दूसरे के लिए की जाती है। जैसे मान लेते हैं कोई महिला अपने पति के साथ सती हो जाती है, तो सती प्रथा एक तरीके से परार्थवादी आत्महत्या है। पानी का जहाज चलाने वाला नाविक या कैप्टन है, वो चाहता तो खुद को बचा सकता था, लेकिन उसने इसलिए डूबना पसंद नहीं किया क्योंकि उसके मन में भाव आया कि मेरे साथी डूब जाएंगे, तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा। तो उसने मरना पसंद किया, वो परार्थवादी है। ठीक है ना। जो बॉर्डर पर सैनिक लड़ते हैं, वो हमारे लिए मरते हैं, वो भी परार्थवाद में आ जाएगा। ठीक है ना। लेकिन हमारे यहाँ उनको आत्महत्या नहीं बोलते, हमारे यहाँ उनको शहादत बोलते हैं। ठीक है। वो लोग शहीद होते हैं। जिसके बाद में हम चर्चा करते हैं एमवादी आत्महत्या की। तो ध्यान रखना, एमवादी आत्महत्या व्यक्ति के ईगो की वजह से पैदा होती है। ईगो किसी भी वजह से आ सकता है, एजुकेशन की वजह से ईगो आ सकता है, उसके स्टेटस की वजह से ईगो आ सकता है, उसकी आर्थिक स्थिति की वजह से ईगो आ सकता है, राजनीतिक अप्रोच की वजह से ईगो आ सकता है। जैसे मान लेते हैं बहुत सारे लोग होते हैं ना, जब हमने स्कूली एजुकेशन की थी या कॉलेज एजुकेशन में हम थे, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिनके पिताजी बहुत बड़े ब्यूरोक्रेटिस थे, है ना। कईयों के हो सकता है कि पॉलिटिकल अप्रोच रखते हो, किसी का बाप गांव में सरपंच हो। वो भाई साहब इतना मतलब ऐंठ में रहता था कि किसी को कुछ ही नहीं समझता। जब वो किसी को कुछ नहीं समझता, तो और दूसरे स्टूडेंट उसको क्या खाक समझेंगे। उन्होंने भी धीरे धीरे उसे पाला झाड़ लिया, बातचीत करना बंद कर दिया। एक दिन ऐसा आया कि उसका जो ऐंठ थी, उसकी जो ईगो थी, उसका फितूर उतरा। उसने सोचा कि मैंने क्या कर दिया, जिंदगी की तलाश में मौत के कितने पास आ गए। ठीक है। अब कौन बात करेगा ऐसे व्यक्ति से। फाइनली अलग थलग पड़ गया, अलग थलग पड़ गया तो उसने सुसाइड कर ली। तो इसको बोलते हैं ईगोइस्टिक। जिसके बाद में तीसरे नंबर की होती है अप्रतिमानता। जैसे हम कोरोना की चर्चा करते हैं, ठीक है, हम जैसे कोविड-19 की चर्चा करते हैं ना, कोरोना की, तो साथियों इस भयानक पैंडेमिक को हमने देखा है। इस महामारी ने बहुत कुछ अस्त व्यस्त करके रख दिया। मैं ऐसे बहुत सारे परिवारों को जानता हूं जिन्होंने बेचारों ने 10, 20, 30, 50 हजार रुपए का कर्जा लेकर अपना कोई नया व्यवसाय चालू किया था। इस महामारी ने उन्होंने उनके सारे सपनों को तोड़ दिया। किसी का भाई मर गया, किसी की पत्नी, किसी का बेटा मर गया, किसी का पति, किसी के माँ बाप मर गए। जीवन ने अस्त व्यस्त कर दिया। मतलब अचानक परिवर्तन आया। जब इस तरीके का अचानक परिवर्तन आता है, तो परिवर्तन की वजह से व्यक्ति खुद को सेटल नहीं कर पाता है। खुद को सेटल नहीं कर पाएगा, वो फिर अटपटा व्यवहार करेगा, वो समाज के मानक मूल्यों के खिलाफ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके की जो स्थिति है ना, उसे हम बोलते हैं मानक शून्यता, विचलन या अप्रतिमानता बोलते हैं। और इसी की बात कौन करता है? मिस्टर मर्टन करता है। ध्यान रखना, मर्टन ने औद्योगिकीकरण को इसके लिए दोष दिया है। ठीक है। मर्टन ने इसके लिए औद्योगिकीकरण को दोष दिया। मर्टन ने कहा है कि इतना ज्यादा औद्योगिकीकरण हो रहा है कि व्यक्ति सामंजस्य नहीं बैठा पा रहा, सामंजस्य नहीं बैठा पा रहा, उनके साथ संतुलन नहीं कर पा रहा, वो पिछड़ रहा है। सांस्कृतिक लक्ष्यों को तो वो स्वीकार कर रहा है, लेकिन संस्थागत साधनों से वो संतुलन नहीं बैठा पाता। इसकी वजह से सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत जो साधनों के बीच में डिफरेंट आ जाता है। तो वह व्यक्ति की जो अवस्था होती है उसे हम एनोमी की अवस्था बोलते हैं, मानक शून्यता की अवस्था बोलते हैं। ठीक है ना। ये लो साहब एनोमी। अब ध्यान रखना, ये साथियों मानक शून्यता का जो अवस्था होती है ना, इसमें व्यक्ति के व्यवहार करने के
5 प्रकार बताए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है ना? कि जब व्यक्ति को इस तरीके की सिचुएशन का सामना करना पड़े तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ठीक है? मान लेते हैं कि सब कुछ व्यक्ति के अनुरूप हो, कन्फर्मिटी हो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो आप यूँ समझ लो कि सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधनों की बात करता है मर्टन। ये 2 कीवर्ड हैं, इनको अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप सांस्कृतिक लक्ष्यों को समझना, ठीक है? और फिर जिसके बाद में संस्थागत साधनों को समझना। प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि किसने कहा है कि सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधनों में जब असंतुलन होता है तो वह अवस्था व्यक्ति की एनोमी की अवस्था होती है, मानव शून्यता की अवस्था होती है, अप्रतिमानता की अवस्था होती है। ये बात कही है मिस्टर मर्टन ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति के सामने 5 प्रकार की सिचुएशन है। जब किसी व्यक्ति के पास 5 प्रकार की सिचुएशन आए तो व्यक्ति को किस तरीके से व्यवहार करना है। मान लेते हैं कि सब कुछ व्यक्ति के अनुरूप है, कन्फर्मिटी है, तो वो सांस्कृतिक लक्ष्यों को भी स्वीकार करेगा। यहाँ पर प्लस का मतलब होता है स्वीकार करना, और वो संस्थागत साधनों को भी स्वीकार कर लेगा अगर कन्फर्मिटी है तो। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2014, आप देखना पेपर, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 की भर्ती थी भाई। 15 में विज्ञापन निकला जनवरी में, 16 में परीक्षा हुई, 17 में रिजल्ट आया, 18 में इंटरव्यू हुई, 19 में पोस्टिंग दी। ये तो पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है ना? तो ये जो भर्ती थी ना, इसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें व्यक्ति संस्थागत साधनों को तो स्वीकार करता है लेकिन सांस्कृतिक लक्ष्यों को अस्वीकार कर देता है। तो ये अवस्था थी रिचुअलिज्म, यानी विधिवाद, और विधिवाद को संस्कारवाद भी बोलते हैं, ठीक है ना? बेहतर होगा अंग्रेजी में याद करें, ठीक है? ये प्रश्न पूछा गया था कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें व्यक्ति संस्थागत साधनों को तो स्वीकार करेगा लेकिन सांस्कृतिक लक्ष्यों को अस्वीकार कर देगा, मतलब सांस्कृतिक लक्ष्यों को ग्रहण ही नहीं कर पाएगा। तो ये विचलन की स्थिति आ जाएगी, दोनों में असंतुलन हो गया ना। तो ऐसी अवस्था को क्या बोलते हैं? रिचुअलिज्म यानी संस्कारवाद। चलो साहब, पांचों पे चर्चा कर लेते हैं। देखो, कन्फर्मिटी है तो ठीक है ना, कन्फर्मिटी है तो सब मन के मुताबिक है, तो वो लक्ष्य को भी स्वीकार करेगा और लक्ष्य को किस तरीके से प्राप्त करना है, साधनों को भी स्वीकार करेगा। लेकिन व्यक्ति के सामने अचानक कोई नवाचार आ जाता है, कोई परिवर्तन आ जाता है व्यक्ति के सामने, ठीक है ना? अब जैसे मान लेते हैं आप मुझे सडनली मिले और मेरी बातों को जवाब देने के लिए आप तैयार नहीं थे, और तैयार नहीं थे तो सडनली हमारी मुलाकात हो जाती है, किसी रेलवे स्टेशन पर हो जाती है या किसी पब्लिक पैलेस में हो जाती है। सडनली आपसे प्रश्न पूछने लग जाऊंगा, मतलब मेरे जेब में कुछ मॉडल्स पेपर थे, उसमें समाज शास्त्र के 20 क्वेश्चंस थे, मैंने एक मॉडल्स पेपर आपको दे दिया, ठीक है ना? अब मैंने कहा कि मिस्टर अमुक, आप ऐसा कीजिए कि इन 20 प्रश्नों के जो आंसर हैं उनको देने का प्रयास कीजिए। तो ध्यान रखना, ये अचानक इनोवेटिव था, मतलब आप अनएक्सपेक्टेड, आपने ऐसा सोचा ही नहीं था कि गुरुजी हमें मिल जाएंगे और गुरुजी की बातों का हमें जवाब देना है। तो आपने जो मैंने टास्क दिया ना उसको तो स्वीकार कर लिया, स्वीकार करना जरूरी है क्योंकि गुरु की आज्ञा। अब वो बात अलग है कि गुरुजी ने जो आदेश दिया है, जिस रास्ते पे चलने का आदेश दिया है, भले ही उस पे कांटे क्यों ना हो, लेकिन गुरुजी की आज्ञा तो माननी है। तो उस सिचुएशन में जब कभी नवाचार आता है तो हम लक्ष्यों को तो पूरा करते हैं, लेकिन हाउ टू डू कंप्लीट, हमें इस टास्क को किस तरीके से कंप्लीट करना है इसका हमें ज्ञान नहीं रहता है। इसीलिए साधनों से हम क्या रहते हैं? अनभिज्ञ रहते हैं। तो साधनों को हम क्या कर देंगे? अस्वीकार कर देंगे। तो इस अवस्था में भी व्यक्ति किस में चला जाता है? विचलन में चला जाता है। ध्यान रखना, कन्फर्मिटी आएगा, दोनों में प्लस प्लस आएगा। इनोवेशन आएगा तो इनोवेशन में लक्ष्यों को स्वीकार करेंगे, साधनों का पता नहीं है, ठीक है ना? फिर हम संस्कारवाद की चर्चा करते हैं। संस्कारवाद कोई भी परंपरा ले लेते, कोई भी मूल्य ले लेते हैं, पूजा पाठ के तरीके ले लेते हैं। अब जैसे मान लेते हैं हम किसी एक त्योहार की चर्चा करते हैं और बहुत सारे ऐसे त्योहार या बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जिनको हम फॉलो तो कर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं, कतई पता नहीं है। जैसे अभी हमारे गांव में क्या सब
कार्तिक का महीना होता है तो छोरियां स्नान करती है, महिलाएं और लड़कियां स्नान करती हैं कार्तिक के महीने में। पहले खूब होता था, और एक्सीडेंटल या इत्तेफाक से या लकीली या बैड लक, जैसा आप समझो वैसा समझ लेना। गांव के प्रारंभ में हमारा घर है, मतलब अंतिम छोर पे हमारा घर है, और जहां हमारा घर है पहाड़ के नीचे, वहां सौभाग्य से 2-3 मंदिर है। तो लड़कियां क्या करती हैं, रात को 3:30 या 4 बजे जग जाती हैं कार्तिक के महीने में, और पूरे गांव से इकट्ठा होके, और जहाँ पे वो मंदिर बने हुए हैं हमारे घर के पास, वहाँ पानी के स्रोत भी हैं, पहले वो स्नान करती हैं, स्नान करके और फिर देवी देवताओं को पानी चढ़ाती है। इसे हम कार्तिक स्नान बोलते हैं। ठीक है, आपके वहाँ भी होता होगा, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग उसको डिफाइन किया। तो हालांकि उस जमाने में सोशलॉजी का विद्यार्थी नहीं था, थोड़ा गुस्सा भी करता था कि यार ये छोरी बावड़ी हो रही है, नींदों में दखल अंदाजी कर रही है, लेकिन आज समाज शास्त्र का विद्यार्थी बना, समझ आई तो पता चला कि ये अपरिहार्य है, समाज में जरूरी है। ठीक है ना। मुझे कतई नहीं पता, मुझे आज तक नहीं पता कि लड़कियां कार्तिक स्नान क्यों करती है, लेकिन वो क्या है, वो एक तरीके से विधिवाद है, विधि है, संस्कारवाद है। ठीक है ना, चली आ रही है, रिचुअल्स आ रही है। तो मुझे लक्ष्यों का नहीं पता कि लड़कियां क्यों नहाती है, कार्तिक में देवी देवताओं की क्यों पूजा करती है। तो उस चीज को, यानी लक्ष्यों को तो मैं क्या कर दूंगा, अस्वीकार कर दूंगा। लेकिन वो लड़की जैसा कर रही है, जो साधनों को अपना रही है, उनका उनको पता है। ठीक है ना। तो इस जगह वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेबल यानी स्वीकार हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई लड़की है, उसमें ऐसी ऐसी बच्चियां हैं, मतलब मुझे ऐसा विश्वास है कि लगभग 70% बच्चियां, लड़कियां ऐसी हैं जिनको ये पता नहीं है कि हम क्यों नहा रहे हैं। किसी से पूछो भाई तू क्यों आई है, भैया मैं तो उसको देख के आई हूं। ठीक है। तो ध्यान रखना, मैंने जिससे पूछा ना, उसको लक्ष्य का नहीं पता है कि मैं ऐसा करूंगी तो क्यों, क्या मेरे जीवन में क्या बदलाव आएगा, लक्ष्यों का पता नहीं है। लेकिन फिर भी वो घंटी लोटे का प्रयोग कर रही है, देवी देवताओं का भजन, संध्या, आरती, मंजीरे, ढोलक, इन सबको वो काम में ले रही है। ठीक है ना। तो साधन एक्सेप्टेबल, साधन प्लस आ जाएगा, लक्ष्यों का कोई पता नहीं है। बहुत सारे ऐसे तीज त्योहार हैं, मुझे नहीं पता है कि उनको क्यों मनाते हैं, फिर भी मनाते हैं, लक्ष्यों का नहीं पता। ठीक है ना। जैसे हम चर्चा करते हैं भगवान की पूजा की, चर्चा करते हैं भाई, रिचुअल्स ही है, भगवान की पूजा संस्कार ही है। अब हमें ये नहीं पता कि भगवान की पूजा करने से क्या होगा, लेकिन फिर भी करते हैं। ठीक है ना। तो जहां रिचुअल्स आए वहां लक्ष्य माइनस आ जाएगा, लक्ष्य का पता नहीं रहता है, और साधनों को काम में लेते हैं। जहां रिट्रीटिज्म आ जाए, ध्यान रखना, इसको पलायनवादी सिद्धांत भी बोलते हैं, जैसे मैंने बताया था। ठीक है, इसको हम पलायनवादी सिद्धांत भी बोलते हैं, रिट्रीटिज्म थ्योरी। ध्यान रखना, जब चीज हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो, जब हमारे चीज अकॉर्डिंग नहीं हो, तो हमें उस क्षेत्र से क्या कर जाना चाहिए, पलायन कर जाना चाहिए। इस अवस्था में व्यक्ति क्या करता है, लक्ष्यों को भी अस्वीकार कर देता है, साधनों को भी अस्वीकार कर देता है, दोनों से वो क्या कर देता है, पलायन कर देता है। ना तो उसको लक्ष्यों का पता होता, ना साधनों का पता होता। वो कहता है भाई भाड़ में जाओ, तुम्हारा काम तुम जानो। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, रिट्रीटिज्म थ्योरी बोलते हैं। जिसके बाद में एक होता है विद्रोह। अब विद्रोह में ध्यान रखना, किसी के खिलाफ कोई विद्रोह हो गया, जैसे मान लेते हैं हम किसी संस्थान में पढ़ रहे हैं, हम किसी संस्थान में पढ़ रहे हैं, अब वो संस्थान हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, हमें लगता है कि उस संस्थान में हमारे लक्ष्य पूरे नहीं हो सकते, और हमें लगता है कि उस संस्थान के जो साधन है ना, वो हमारे उपयुक्त नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी वो मेरी आवश्यकताओं को पूरा कर ही नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा, उस संस्थान को छोड़ दूंगा। तो एक अवस्था में तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। मैंने जब उसको छोड़ा, तो ध्यान रखना, मैंने जब उसको छोड़ा तो उसके लक्ष्यों को भी छोड़ा, तो लक्ष्य क्या हो गए, माइनस। मैंने उसके साधनों को भी छोड़ा, तो वो क्या हो गए, माइनस। लेकिन कहीं ना कहीं तो पढ़ना है, फिर मैं क्या करूंगा, दूसरे संस्थान की खोज करूंगा, फिर मुझे उससे बेटर संस्थान मिलेगा, तो मैं उस बेटर संस्थान के लक्ष्यों को भी स्वीकार कर लूंगा, यानी उनको भी प्लस कर लूंगा, और उसके साधनों को भी प्लस कर लूंगा। इसीलिए ध्यान रखना, जहां विद्रोह आएगा ना, वहां प्लस माइनस दोनों आएगा। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ये लो साहब, ये मिस्टर मर्टन ने जो अनुकूलित व्यवहार करते हैं ना, अनुकूलित व्यवहार करने के ये 5 अवस्था बताई है, कि व्यक्ति के सामने जो 5 अवस्था आती है,
जैसे कन्फर्मिटी आएगा दोनों में प्लस प्लस कर दो, नवाचार आएगा तो नवाचार में लक्ष्यों को तो स्वीकार करेंगे, लेकिन कैसे करना है साधनों का नहीं पता तो माइनस आ जाएगा। रिचुअल्स, रिचुअल्स में लक्ष्यों का नहीं पता, साधनों का पता है। और वापसी में दोनों माइनस माइनस आ जाएंगे, और विद्रोह में प्लस माइनस आ जाएंगे। ये लो साहब, व्यक्तिगत अनुकूलन के प्रतिमान है कि व्यक्ति किस तरीके से अपने व्यवहार को अनुकूलित कर सकता है। विचलन तो आ गया उसके सामने, विचलन तो हो गया, लेकिन कब तक विचलन करेगा भाई, ठीक है, उसको अनुकूलन भी करना है। आ गया ना समझ में। अब चौथे नंबर पर हम चर्चा करते हैं इनके संदर्भ समूह की। ध्यान रखना, संदर्भ समूह की बात मिस्टर हर्बर्ट हाइमैन करता है, और आई थिंक जो हाइमैन की जो द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस इनकी एक किताब थी, वो 1942 में लिखी गई थी, है ना। और जिसके बाद में मैनुअल स्टफर संदर्भ समूह की बात करता है। मैनुअल स्टफर की एक किताब थी अमेरिकन सोल्डर, और फिर जिसके बाद में मर्टन वगैरह, न्यूकाप वगैरह भी संदर्भ समूह की बात करता है। साथियों, संदर्भ समूह क्या होता है? रेफरेंस ग्रुप। ध्यान रखना, संदर्भ समूह एक तरीके से आइडल समूह होता है। जैसे मान लेते हैं कि मैं किसी समूह का सदस्य हूं और उस समूह का नाम है ए, लेकिन वो समूह मेरी आवश्यकताओं के अनुसार खरा नहीं उतर रहा है। उसके जस्ट अपोजिट या उसके समकक्ष एक दूसरा समूह है जिसका नाम है बी, और मैं बी का सदस्य बनना चाहता हूं, तो बी मेरे लिए क्या हो जाएगा? रेफरेंस ग्रुप, यानी बी मेरे लिए संदर्भ समूह हो जाएगा। संदर्भ समूह की भी बात कौन करता है? मिस्टर मर्टन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद में मिस्टर मर्टन है ना, फंक्शनल अल्टरनेटिव्स की बात करता है, प्रकार्यात्मक विकल्प की। ध्यान रखना, जैसे हमने पार्सन्स को पढ़ा, पार्सन्स ग्रैंड थ्योरी की बात करता है। देखो थ्योरी है ना, दो होती है, उपागम दो होते हैं। एक तो मैक्रो उपागम होता है, और जिसके बाद में एक माइक्रो उपागम होता है, ठीक है ना। जो मैक्रो उपागम वाले हैं ना, वो संपूर्ण समाज के अध्ययन की बात करते हैं, और माइक्रो उपागम होते हैं, उनके जो अध्ययन की इकाई होती है वो क्या होती है? व्यक्ति होती है, ठीक है ना। जैसे हम मीड की बात करें, ब्लूमर की बात करें, गॉफमैन की बात करें, तो ये माइक्रो उपागम में आते हैं। दुर्खिम की बात करें, पार्सन्स की बात करें, मर्टन की बात करें, स्पेंसर की बात करें, ये किस में आते हैं? मैक्रो में आते हैं, ठीक है। उसी तरीके से साथियों, इनका जो प्रकार्यात्मक विकल्प है, ये भी एक तरीके से पार्सन्स पे कटाक्ष था, ठीक है। ये भी क्या था? पार्सन्स पे कटाक्ष था। मतलब पार्सन्स है ना, बहुत ज्यादा प्रकार्यवादी भगत था। पार्सन्स यूं कहता था कि व्यवस्था में मैं फेरबदल नहीं होने दूंगा, चाहे मैं मर जाऊं। वो एक थोड़ा सा भी उसमें परिवर्तन स्वीकार नहीं करता था, ठीक है ना। और वो यूं कहता था कि व्यवस्था बहुत सारे तत्वों से मिलकर बनी है, अलग अलग इकाई इसमें काम करती है। व्यवस्था में जाति भी होती है, जिसके बाद में व्यवस्था में धर्म भी होता है, ठीक है ना। फिर जिसके बाद में व्यवस्था में परिवार भी होते हैं, सामाजिक व्यवस्था में संस्कृति भी होता है, ठीक है। जिसके बाद में सामाजिक व्यवस्था में नातेदारी भी होती है। व्यवस्था में अलग अलग इकाई होती है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक। तो यहां पर पार्सन्स यूं कहता है कि जाति का काम जाति करेगी, धर्म का काम धर्म ही करेगा, परिवार का काम परिवार भी करेगा, और संस्कृति का काम संस्कृति करेगी। लेकिन मर्टन कहता है कि ऐसा नहीं है भाई। कोई कार्य जिसको धर्म कर पाने में असक्षम है, कोई काम जिसको धार्मिक ठेकेदार नहीं कर पा रहे हैं, तो उस काम को साथियों परिवार भी संपन्न कर सकता है। यही प्रकार्यात्मक विकल्प कहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अब मेरे हाथ में ये पेन है, ठीक है, पेन और डिस्चार्ज होने वाला है। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, और मेरे जो हाथ का फंक्शन है ना, वो लिखने का है। तो मिस्टर पार्सन्स ये कहता है कि मिस्टर विवेक, लिखने का काम हाथ ही करेगा, तू कितनी भी कोशिश कर ले, हाथ के बिना नहीं लिख सकता। लेकिन मर्टन यूं कहता है कि गुरुजी, मैंने बहुत सारे ऐसे व्यक्ति देखे हैं, दुर्भाग्यवश उनके हाथ क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, कोई एक्सीडेंटल अपने हाथ को डैमेज गया, गंवा देते हैं, पैरों से लिखते हैं। आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च करना, बहुत सारी रील्स और वीडियो मिल जाएंगे। तो यहां पर ध्यान रखना, पार्सन्स तो कहता है हाथ का काम हाथ करेगा, लेकिन मिस्टर मर्टन यूं कहता है कि नहीं गुरुजी, हाथ का काम पैर भी कर सकते हैं। दैट इज फंक्शनल अल्टरनेटिव से, इसे ही हम प्रकार्यात्मक विकल्प की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रकार्यवादी विकल्प की बात कौन करता है? मिस्टर मर्टन करता है, ठीक है। जिसके बाद में सदस्यता और गैर सदस्यता समूह, ठीक है ना। हम किसी ग्रुप के सदस्य हैं, और हम किसी ग्रुप के सदस्य नहीं है, सदस्य बनना चाहते हैं।
ध्यान रखना। जैसे मान लेते हैं कि मैं किसी ए ग्रुप का सदस्य हूं और मेरे लिए दूसरा ग्रुप संदर्भ समूह बी है, तो मैं जिसका सदस्य हूं ना, ए का सदस्य हूं, तो वो मेरे लिए सदस्यता ग्रुप हो जाएगा। लेकिन जिसका मैं सदस्य नहीं हूं, हालांकि बनना चाहता हूं, वो बात अलग है, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, नॉन मेंबरशिप ग्रुप हो जाएगा। तो सदस्यता और गैर सदस्यता समूह की भी बात कौन करता है, मिस्टर आर के मर्टन करता है। ठीक है, हम मध्य स्तरीय सीमा पढ़ चुके, संरचनात्मक प्रकार्यवादी पैराडाइम पढ़ चुके, सामाजिक संरचना या एनोमी पढ़ चुके, संदर्भ समूह की बात पढ़ चुके, प्रकार्यात्मक विकल्प पढ़ चुके, सदस्यता गैर सदस्यता पढ़ चुके। फिर जिसके बाद में हम प्रकट और अप्रकट प्रकार्य की बात करते हैं, दोनों की। ठीक है ना, प्रकट प्रकार्य और अप्रकट प्रकार्य, लैटेंट और मैनिफेस्ट। ठीक है ना, एक तो हो जाएगा भाई साहब प्रकट प्रकार्य, और जिसके बाद में हो जाएगा अप्रकट प्रकार्य। साथियों, सबसे पहली बात तो ये याद रख लेना कि यहां अगर प्रकार्य जुड़ा हुआ है तो पॉजिटिव थॉट है, प्रकार्य जुड़ा है तो ये बात तो हमें पता है कि ये कोई अच्छा काम करेगा। प्रकार्य क्या होते हैं, जो व्यवस्था में संतुलन का काम करते हैं, जो व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान देते हैं, वो प्रकार्य होते हैं। एक होता है दुष्प्रकार्य, जो व्यवस्था को बिगाड़ते हैं। तो यहां पर अगर हम प्रकट प्रकार्य की चर्चा करें, तो प्रकट प्रकार्य जैसे कोई कार्य किया जा रहा है, अब उस कार्य को हम देख रहे हैं, उसके परिणाम हमारी सोच के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। जैसे मान लेते हैं मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप अलग अलग कंपटीशन के लिए क्लास ले रहे हो। जैसे बहुत सारे साथी नेट जेआरएफ के लिए क्लास ले रहे हैं मेरे से, बहुत सारे साथी हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लास ले रहे हैं, हमारे बहुत सारे साथी हैं जो पीजीटी के लिए क्लासेस ले रहे हैं। तो ध्यान रखना, ऐसा विद्यार्थी जिसने नेट जेआरएफ की क्लास ली उसका नेट जेआरएफ हो गया, ऐसा व्यक्ति जिसने असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लास ली असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया, पीजीटी की क्लास ली वो पीजीटी बन गया। ये होते हैं प्रकट प्रकार्य, ये होते हैं प्रकट प्रकार्य। जिस उद्देश्य के साथ वो मेरे पास आया उसका वो ऑब्जेक्ट पूरा हो गया, इसे बोलते हैं प्रकट प्रकार्य। लेकिन ध्यान रखना, वो आया तो था नेट जेआरएफ पास करने के लिए, वो आई तो थी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, और वो आई तो थी पीजीटी बनने के लिए, लेकिन साथ ही वो एक अच्छी इंसान भी बन गई। क्योंकि मैं अपनी क्लास में बहुत मोटिवेट बातें करता हूं, ठीक है ना, बहुत प्रेरणादायक बातें होते हो। तो ना केवल उसने नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी पास किया, बल्कि उसका एक बहुत बेहतरीन तरीके से सोशलाइजेशन भी हो गया, बहुत बेहतरीन तरीके से सामाजिकरण हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं था, मेन ऑब्जेक्ट नहीं था, ये तो छुपा हुआ प्रकार्य है जो उसको गिफ्ट में मिला है। तो ये है ना जो सोशलाइजेशन हुआ, यही कहलाता है अप्रकट प्रकार्य। ठीक है, जैसे इसको और मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं कि बाजार में गए सब्जी लेने के लिए, वो प्रकट प्रकार्य था, लेकिन साथ में मौसी मिल गई, दोस्त मिल गई, रामा श्यामा हुआ, वो क्या हो गया, अप्रकट हो गया। ठीक है ना, मतलब कई बार क्या होता है कि कुछ एक चीजें छुपे हुए होते हैं, कुछ एक फंक्शन छुपे हुए होते हैं। एजुकेशन की बात करते हैं, शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, साथ ही हम एक अच्छे इंसान भी बनते हैं, भक्ति भाव की तरफ ध्यान केंद्रित होता है हमारा, वो होता है अप्रकट प्रकार्य, है ना। तो प्रकट प्रकार्य और अप्रकट प्रकार्य की भी बात कौन करता है, मिस्टर मर्टन करता है, मैनिफेस्ट फंक्शन और लैटेंट फंक्शन। ठीक है, जिसके बाद में परिस्थिति प्रतिमान या परिस्थिति समुच्च या परिस्थिति संकुल, स्टेटस सेट की भी बात मर्टन करेगा। स्टेटस सेट का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति का अलग अलग स्टेटस है। जैसे मान लेते हैं एक आईएएस है, ठीक है, अब उसका स्टेटस क्या हो गया, एक जगह तो वो आईएएस है, लेकिन ध्यान रखना दूसरे ही पल अगर वो पुरुष है तो दूसरे ही पल वो किसी का पापा भी हो सकता है, ठीक है ना। फिर अगले पल मान लेते हैं वो किसी का भाई भी हो सकता है, फिर अगले पल मान लेते हैं कि वो किसी का बेटा भी हो सकता है, फिर अगले पल मान लेते हैं कि वो किसी का दामाद भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया, उसका अलग अलग स्टेटस हो गया, दैट इज स्टेटस सेट। इसे हम क्या कहते हैं, परिस्थिति समूह, परिस्थिति संकुल या परिस्थिति प्रतिमान। ठीक है ना। फिर जिसके बाद में मिस्टर मर्टन है ना, वो परिस्थिति क्रम की बात करता है, स्टेटस सीक्वेंस की बात करता है। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है तो ये नीचे से ऊपर की तरफ चलता है ना, स्टेटस सीक्वेंस है ना, नीचे की तरफ चलता है। पहले वो मान लेते हैं कि किसी सरकारी महकमे में बाबू बना,
फिर बाबू बनने के बाद में वो साथियों सेक्रेटरी यानी सचिव बन गया। फिर सचिव बनने के बाद में उसने अगली परीक्षा दी और अगली परीक्षा दे के वो तहसीलदार बन गया। ठीक है, तहसीलदार। फिर और ऊपर जाते हैं, तहसीलदार से एसडीएम बन गया, एसडीएम से एसडीओ बन गया और फिर डिप्टी कलेक्टर बन गया। डिप्टी कलेक्टर के बाद में फिर अपर सचिव बन गया, सचिव बन गया और आगे एडमिनिस्ट्रेशन में और उसको अच्छा पद मिल गया। तो जैसे जैसे उसको स्टेटस मिलती गई, उनका जो वरीयता ऑर्डर है ना वो भी बदलता गया। तो इस तरीके से इसे हम क्या कहते हैं, स्टेटस सीक्वेंस कहते हैं। जैसे अभी आप लोगों को लगा लीजिए, सबसे पहले मान लेते हैं कोई टीजीटी पीआरटी टीचर बनेगी, ठीक है ना, जिसको हम तृतीय श्रेणी शिक्षक बोलते हैं। फिर द्वितीय श्रेणी शिक्षक टीजीटी, है ना, द्वितीय श्रेणी, फिर वो द्वितीय श्रेणी शिक्षक बन गई यानी टीजीटी टीचर बन गई। फिर वो पीजीटी टीचर बन गई, पीजीटी टीचर के बाद में फिर वो एचएम प्रिंसिपल बन गई, ठीक है ना, हेडमास्टर प्रिंसिपल बन गई। फिर जिसके बाद में वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई। तो ये मतलब एक तरीके से उसका जो क्रम है ना, ऑर्डर चेंज होता गया, इसे हम बोलते हैं स्टेटस सीक्वेंस, ठीक है ना। फिर जिसके बाद में एक होता है रोल सेट। रोल सेट भी वही होता है, जैसे स्टेटस सेट पढ़ा ना, कि कहीं किसी का बाप है, भाई है, कहीं ग्राहक है, कहीं क्या है, उसी तरीके से रोल सेट का मतलब एक आईएएस है, ठीक है ना। तो एक आईएएस को अलग अलग भूमिकाएं निभानी पड़ेंगी। जैसे एक आईएएस को विधायक के सामने भी अलग भूमिका निभानी पड़ेगी। एक आईएएस है तो उसको सीएम हाउस के सामने भी अलग भूमिका निभानी पड़ेगी। एक आईएएस है तो एक आईएएस को अपने सबॉर्डिनेट्स होते हैं, अधीनस्थ यानी तहसीलदार और एसडीएम वगैरह होते हैं, उनके साथ अलग भूमिका निभानी पड़ेगी, ठीक है ना। एक आईएएस है तो उसको कोई भी लगा लो, राज्यपाल के सामने अलग भूमिका निभानी पड़ेगी। तो ये सारी की सारी उसके क्या कहलाएंगे, रोल सेट कहलाएंगी, ठीक है ना। अब मुद्दे की बात ये है, ये तो खैर कॉमन चीजें आप सभी जानते हो, स्टेटस सेट, रोल सेट और स्टेटस सीक्वेंस, इन तीनों की बात कौन करता है, मिस्टर मर्टन करता है। ये लो साहब 10 चीजों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जिसके बाद में अपराध के व्याधिकीय सिद्धांत। देखो, अगर आप ये क्लास मेरी यूट्यूब पे देख रहे हो और हमारी ऑनलाइन पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, गंभीर है, पढ़ने के प्रति आपका डेडिकेशन है, ठीक है ना। क्योंकि देखो, जल्दी का काम मुझे शुरू से ही पसंद नहीं है, जल्दी करने वाले विद्यार्थी मुझे पसंद भी नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से हिटलर को यहूदियों से नफरत थी, उसी तरीके से जल्दी करने वालों से मैं नफरत करता हूँ, ठीक है ना। आते हैं, सर कोर्स कब होगा, ये कब होगा, अरे भाई हो जाएगा, करवा देंगे कोर्स, जीवन में कोर्स ही तो किया है, क्या पता जितना करवाया उसी में आपकी पूर्ति हो जाए। लेकिन पूरा सिलेबस चाहिए, भले याद है या नहीं है, उससे कतई मतलब नहीं है, लेकिन चाहिए पूरा सिलेबस। क्या, जैसे अब एक मेरिट की चर्चा करते हैं, 224 में से 224 में से 130 में सिलेक्शन हो जाता है, वही तभी भी आपने 94 नंबर छोड़ दिए, काय को इतनी सिरदर्दी ले रहे हो, जो है ना रोटियां इसी में हो जाएगी पूर्ति, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये कॉलिंग नंबर है 86 915 710, यहाँ पर कॉल कर सकते हो, या मोबाइल एप्लीकेशन हमारा है प्ले स्टोर पर और उसका नाम है विवेक की क्लास, ठीक है ना। इस पे भी कर सकते हो, लेकिन गंभीरता होनी चाहिए, क्योंकि क्लास में मैं कोई ऐड वैड तो लगाता नहीं हूँ। कई टीचर तो क्या करते हैं, स्लाइड चलती रहती है, वो ज़्यादा तामझाम हो जाएगा। वो मेरा मेरा केवल होता है चमक दमक भले ही ना हो, लेकिन कंटेंट एकदम प्योर होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ मुद्दे पे आ जाओ, 86 915 710। मुद्दा यह है अपराध का व्याधिकीय सिद्धांत, है ना, पैथोलॉजिकल थ्योरीज। सर ये अपराध का व्याधिकीय सिद्धांत है ना, वो भी मिस्टर मर्टन ने दिया था। अपराध का व्याधिकीय सिद्धांत वही विचलन का सिद्धांत होता है कि जब चीजें व्यक्ति के अनुरूप नहीं होती, अचानक परिवर्तन आ जाता है, तो व्यक्ति असामान्य व्यवहार करने लग जाता है, समाज विरोधी व्यवहार करने लग जाता है। तो उसे मिस्टर मर्टन ने क्या कहा है, अपराध का व्याधिकीय सिद्धांत। जिसके बाद में जो दूसरा आता है सापेक्षिक वंचना या सापेक्षिक हीनता, कल्चर डेप्रिवेशन, सापेक्षिक हीनता। ध्यान रखना, ये जो सापेक्षिक हिंसा है ना, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति किसी ए ग्रुप का सदस्य है, ठीक है, ए ग्रुप का सदस्य है, तो ये उसके लिए मेंबरशिप ग्रुप हो जाएगा। लेकिन उसके मन में ये चल रहा है कि मुझे बी ग्रुप का सदस्य बनना है, तो बी उसके लिए क्या हो जाएगा, संदर्भ समूह हो जाएगा, ठीक है।
अब वो क्या करता है कि जब बी ग्रुप की तुलना ए ग्रुप से करता है, समझो इस चीज को, उसकी नजरों में बी ग्रुप बहुत अच्छा है। अब हो सकता है कि बी ग्रुप में कोई चीज उसे अच्छी लगती हो, है ना, तो बी ग्रुप उसके लिए बहुत अच्छा है। तो वो क्या करेगा, ए ग्रुप की जो तुलना है ना, ए ग्रुप की तुलना बी ग्रुप से करेगा या बी ग्रुप की तुलना ए ग्रुप से करेगा। तो भाई जो अच्छा है उसकी तरफ तो रुझान हो जाएगा, और जो खराब है तुलनात्मक रूप से, उसके लिए उसके मन में क्या आ जाएगी, हीनता आ जाएगी, हीनता का भाव आ जाएगा, नफरत का भाव आ जाएगा। वो उस ग्रुप से वंचित होना चाहेगा, वो चाहेगा भगवान मुझे इस ग्रुप से वंचित कर दे, मतलब ए ग्रुप से मुझे वंचित कर दे और मुझे बी ग्रुप का सदस्य बना दे। तो ये क्या है, उसकी आकांक्षा, एक्सपायरेशन है ये उसकी आकांक्षा है। तो आकांक्षा के आधार पर सदस्यता और असदस्यता की बात भी कौन करता है, मिस्टर मर्टन करता है। ये लो साहब, सापेक्षिक हीनता या सापेक्षिक वंचना की भी बात कौन करता है, मर्टन। मतलब जब वो संदर्भ समूह से अपने समूह की तुलना करता है ना, तो अपना समूह उसको हीन लगने लग जाता है, अपने समूह से वो वंचित होना चाहता है। ठीक है, इसे ही हम बोलते हैं रिलेटिव डेप्रिवेशन। और जिसके बाद में 13वें नंबर पर आता है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। ध्यान रखना, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की बात एक तो मिस्टर मर्टन करता है और जिसके बाद में मिस्टर ए एस किट करता है। ठीक है, दो व्यक्ति करते हैं। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का मतलब है भविष्य में हमें कोई भूमिकाएं मिलने वाली है और हम उन भूमिकाओं के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। जैसे मान लेते हैं किसी को सेना में भर्ती होना है, ठीक है, और वो सेना की प्रैक्टिस यानी भागदौड़ अभी से करने लग जाएगा, डेट इज एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। इसे प्रत्याशी मूलक या पूर्वभ्यासी सामाजिकरण भी बोलते हैं। इसे प्रत्याशी मूलक या पूर्वभ्यासी सामाजिकरण के नाम से भी जाना जाता है, डेट इज एंटीसिपेटरी। जैसे कई छोरियां, अब ताना तो मिला होगा, ठीक है ना, अब मैं छोरिया संबोधन करता हूं ना, तो हमारे बैच में जुड़ी हुई वो सारी विदुषी महिलाएं जो समझदार है, मेरी बात को अदरवाइज मत लिया करो। छोरियों का मतलब होता है दिमागी अस्थिरता, ठीक है ना। बाकी बहुत सम्मानीय है, कई डॉक्टरेट फीमेल हमारे साथ जुड़ी हुई है, और नो डाउट वो मेरे लिए, आप सभी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हो। ये सारी चीजें मैं आज जान पाया हूँ, आप नहीं होते तो संभव ही नहीं था। ठीक है ना, मेरे प्रेरणादायक आप हो। जब मैं क्लास लेता हूँ, गॉफमैन दो मंचों की बात करता है, फ्रंट और बैक की। मैं जब बैक में मेरी तैयारी चल रही होती है, तो ये डर होता है कि क्या पता मैं अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। ठीक है ना, तो ऐसा ना सोचे, सारे सम्मानीय हो। मजाक की बात ऐसे ही होती है, कई बार निकाल देते हैं तो वो ठीक है। देखो साहब, ये प्रत्याशी मूलक सामाजिकरण, जैसे कई लड़कियां ऐसी होती हैं, उनकी माँ ताना मार देती है ना कि भाई छोरी ऐसा है, तू खाना बनाना सीख ले, अगर खाना नहीं बनाएगी तो ससुराल में मेरी नाक कटवाएगी, तेरे से बोलेंगी तेरी सास, तेरी ननद, तेरी देवरानी जेठानी कि तेरे माँ बाप ने तुझे लखन नहीं दिए, कुछ सिखाया नहीं क्या। तो भविष्य में उसको जो काम करना है, खाना भी बनाना है, परिवार को भी संभालना है, तो वो अभी से अभ्यास करने लग जाएगी, चौके चूल्हे का वो प्रैक्टिस करने लग जाएगी। हालांकि मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, मैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता हूँ, और मैं कतई इस चीज का समर्थन नहीं करता कि महिला केवल चौके चूल्हे तक ही सीमित रहे, ठीक है ना। लेकिन आने वाली भूमिका का अभी से जब प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, दैट इज एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, ठीक है ना, पूर्वभ्यासी सामाजिकरण। जिसके बाद में एक होता है प्रकार्य, प्रकार्य, दुष्कार्य और अकार्य, तीन होते हैं। प्रकार्य, ठीक है, प्रकार्य हो गया, फिर जिसके बाद में दुष्कार्य हो गया, और एक हो गया साहब अकार्य, है ना। सत्य, प्रकार्य वही होता है जो व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करे, वो तो प्रकार्य हो जाएगा। जो व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग ना करे, जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है और वो अपनी बाइक से कहीं जा रहा है और उसने देखा कि ट्रैफिक सिग्नल, है ना, ग्रीन लाइट हो रही है, तो वो क्या करेगा, ग्रीन लाइट को देखकर कंटिन्यू हो जाएगा। उसको पता है ग्रीन लाइट है, हरा संकेत है, तो मतलब ट्रैफिक खुला हुआ है, मुझे चले जाना चाहिए, ठीक है ना। वो तो हो गया प्रकार्य। जिसके बाद में दुष्कार्य, मान लेते हैं रेड सिग्नल हो रहा है, ठीक है, और रेड सिग्नल एक तरीके से रुकने का है, रुकने का संकेत है। रेड सिग्नल होने के बावजूद भी वो नहीं रुका, बल्कि उसको रुकना था, तो व्यवस्था को बिगाड़ने का काम किया है, तो वो उसका क्या हो गया, डाई फंक्शन हो गया, यानी दुष्कार्य हो गया।
वो उसका दुष्कार्य हो गया। अगर वो रुक जाता तो वो उसका क्या हो जाता, प्रकार्य हो जाता। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको कोई करते रहो या ना करते रहो, व्यवस्था के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब इन्हें हम शून्य कार्य भी बोलते हैं। शून्य कार्य भी बोलते हैं और इन्हें नॉन फंक्शन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। इन्हें नॉन इन्हें नॉन फंक्शन भी बोलते हैं, मतलब जिनको आप करो तो ठीक, ना करो तो ठीक, ठीक है ना। अब जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब मेरे हाथ में मैं भले ही घड़ी बांधू या ना बांधू, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा इतना हिस्सा आप देख पा रहे हो। अब मैं नीचे चाहे लोअर पहनूं या स्लीपर पहनूं, ठीक है ना, या मैं शूट बूट में अच्छे से रहूं, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे कार्य जिनके होने या ना होने से कोई मतलब नहीं होता, वो अकार्य कहलाते हैं। जैसे मैंने एक बहुत अच्छी किताब थी, उसमें पढ़ा था, कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, कोई हॉस्पिटल है, और सुबह के 4 बजे हुए हैं, सारे मरीज हैं जो लेटे हुए हैं, उसमें से एक मरीज चुपके से उठता है और छत पे जाता है या अस्पताल के खुले आंगन में जाता है, और साथियों वो योगा करता है, ठीक है ना। अब वो योगा करे या ना करे, क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दैट इज नॉन फंक्शन, ठीक है ना। प्रकार्य मतलब जो व्यवस्था में सहयोग देते हैं, फंक्शन जो व्यवस्था को बिगाड़ते हैं, डाई फंक्शन, और नॉन फंक्शन जिसके होने या होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक होते हैं प्रकट प्रकार्य, प्रकट प्रकार्य जिनके रिजल्ट पहले से आशातीत रिजल्ट थे, वो प्रकट प्रकार्य हो गया, और आशातीत रिजल्ट के साथ साथ कोई गिफ्ट में भी कोई रिजल्ट मिल गया, वो क्या हो जाएगा, अप्रकट प्रकार्य हो जाएगा। लेटेंट और मैनिफेस्ट, ठीक है। प्रकार्य हो गया, दुष्कार्य हो गया, अकार्य हो गया। एक हो गया पलायनवादी सिद्धांत, रिटिटिज्म थ्योरी, ध्यान रखना। रिटिटिज्म थ्योरी हम क्या कर देते हैं, दोनों से पलायन कर देते हैं, ये रहा साहब। रिटिटिज्म थ्योरी मतलब इसमें लक्ष्यों को भी छोड़ दिया और साधनों को भी छोड़ दिया। ये पूछा जा सकता है, कन्फर्मिटी थ्योरी किसकी है, इनोवेशन थ्योरी किसकी है, रिचुअलिज्म थ्योरी किसकी है, रिटिटिज्म थ्योरी किसकी है, विद्रोह की थ्योरी किसकी है, रेबेलियन थ्योरी किसकी है, ठीक है ना। तो इन तीनों की बात कौन, सॉरी, इन पांचों की बात कौन करता है, मिस्टर मर्टन करता है ना। पलायनवादी सिद्धांत मतलब जब व्यक्ति लक्ष्य और साधनों से विमुख हो जाता है, ना तो लक्ष्य पसंद आते ना साधन पसंद आते, तो वो पलायन हो जाता है। थ्योरी ऑफ रिटिटिज्म, इसकी बात कौन करता है, मर्टन करता है। एक होता है साथियों सेरेंडिपिटी पैटर्न, यानी आकस्मिकता का सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पहली बार पढ़ा हो। यूट्यूब पे क्लास देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या पहले इसके बारे में आप जानते थे। आकस्मिकता का सिद्धांत, सेरेंडिपिटी, मतलब साथियों कई बार क्या हो जाता है कि हम खोज तो कुछ और करना चाह रहे हैं, हमारा टारगेट तो कुछ और है, लक्ष्य कुछ और है, लेकिन क्या होता है कि आकस्मिक रूप से हमें कुछ नया मिल जाता है। तो इसी की बात कौन करता है, मिस्टर मर्टन करता है। इसने जो प्रकार्यात्मक विकल्प दिए थे ना, उनकी भी प्रेरणा कुछ यहीं से निकल कर आती है, ठीक है। कि फंक्शन जरूरी नहीं कि एक काम को एक तरीके से ही किया जा सकता है, हो सकता है कि उस कार्य को दूसरे तरीके से भी बेहतर ढंग से किया जा सकता है। तो आकस्मिकता का सिद्धांत, सेरेंडिपिटी पैटर्न मिस्टर मर्टन करता है, मतलब आकस्मिक रूप से अचानक, एक्सीडेंटल अप्रोच को काम में लिया है इसने, है ना, अचानक हमें कुछ मिल जाता है, सेरेंडिपिटी पैटर्न मर्टन करता है। जिसके बाद में आदर्श भूमिका, रोल मॉडल की बात भी कौन करता है, मर्टन, और भूमिका ग्रहण की बात कौन करता है, मीड करता है, ठीक है। भूमिका ग्रहण की बात भी, रोल टेकिंग की बात भी मीड करता है, और आदर्श रोल मॉडल की बात कौन करता है, मर्टन करता है। रोल मॉडल कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, जिसके अनुसार हम क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। एक रोल रेपेटोर, ये है भूमिका प्रदर्शनों की सूची, ठीक है ना। अब मतलब कोई भूमिका, कोई व्यक्ति अलग अलग भूमिका का अभिनय कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको अलग अलग तरीके से वो प्रदर्शित कर सकता है। तो भूमिका प्रदर्शनों की सूची, इसकी बात कौन करता है, मर्टन करता है ना। रोल रेपेटोयर, इसको केवल आप अंग्रेजी में याद कर रख लेना, रेपेटियर, रे रेपेटोर बोल दो, ठीक है।
तो रोल रेपेटोर की बात कौन करता है? मिस्टर मर्टन करता है ना? कि किस तरीके से हम अपनी भूमिका का प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मिला। एक लाइन कहीं पढ़ी थी, मैं विदेश की यूनिवर्सिटी थी, तो उसको मैं उसमें मैं मर्टन को पढ़ रहा था, है ना? कोई आर्टिकल था, तो वहाँ पर भूमि के प्रदर्शनों की सूची ये शब्द था, तो इसको आप केवल कीवर्डों के तौर पर ही ध्यान लीजिए। ठीक है, मैं इसको और बेहतर ढंग से बता पाता, लेकिन मुझे खुद को इसके बारे में नहीं मिला, है ना? ये मिला था रोल रेपिटियर, तो ये तो, लेकिन वो भाव नहीं था, मतलब मर्टन क्या कहना चाह रहा है इसमें वो नहीं था, केवल कीवर्ड उठा लिया मैंने। फिर स्टेन थ्योरी, तनाव थ्योरी, ये तनाव थ्योरी है ना, स्टेन थ्योरी ये मानक शून्यता ही है। इनका जो एनोमी का सिद्धांत है, विचलन का सिद्धांत है, व्यक्ति तनाव में रहता है तो असामान्य व्यवहार करता है। तो स्टेन थ्योरी की बात भी कौन करता है? मर्टन करता है। विज्ञान का समाजशास्त्र, है ना, सोशोलॉजी ऑफ साइंस, ये इनकी बेसिकली किताब थी, जिसमें ये इस सब्जेक्ट में विज्ञान की जो अप्रोच है ना, उसका पालन करता है। भाई इसने जब मध्य स्तरीय सीमा का सिद्धांत दिया था, तो उसमें ये अनुभव की बात करता है, ठीक है ना? तो ये अनुभव की भी बात करता है, प्रकल्पना की भी बात करता है, मतलब इस विषय में वो विज्ञान का समर्थन करता है। विशिष्ट अन्य का जो सिद्धांत है ना, स्पेसिफिक अदर, इसकी भी बात कौन करता है? मिस्टर मर्टन करता है। ठीक है, एक शायद जनरलाइज्ड अदर है, मीड का है वो जनरलाइज्ड अदर, और विशिष्ट अन्य की बात कौन करता है? मर्टन करता है। ये लो शा, पूरा का पूरा मर्टन कंप्लीट हो गया। अपराध का व्याधिकीय सिद्धांत मर्टन का है, सापेक्षिक हीनता मर्टन का है, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन मर्टन का है, फंक्शन डाई फंक्शन नॉन फंक्शन मर्टन का है, थ्योरी रिट्रीटिज्म ये मर्टन का है, फिर सेरेंडिपिटी पैटर्न ये मर्टन का है, रोल मॉडल मर्टन का है, रोल रेपेटियर मर्टन का है, स्टेन थ्योरी मर्टन का है, और सोशोलॉजी ऑफ साइंस मर्टन की है, विशिष्ट अन्य, है ना, स्पेसिफिक अदर, ये भी मर्टन का है, और मिडिल रेंज मर्टन का हो गया, पैराडाइम मर्टन का हो गया, 11 बातों का उल्लेख किया है, सोशल स्ट्रक्चर और डायनोमी हो गया, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, इनकी एक बहुत फेमस किताब है, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, सोशल सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये किताब आई थी भाई साहब 1949 में। ठीक है ना, बहुत फेमस किताब है, पूछा जा सकता है कई बार। ये लो साहब, आपका मर्टन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ज़्यादा बड़ी बात तो मैं नहीं करूँगा, है ना, लेकिन माँ शारदा और गुरुजी पे मुझे पूरा भरोसा है। उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि आज की क्लास में से कम 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आप, अगर मर्टन आपके सिलेबस में है तो, और नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है? ये रेफरेंस ग्रुप वगैरह, ये सदस्यता, ये तो सब में ही रहते हैं। 4 से 5 प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे, अच्छे से पढ़ें और ऑपरेट करते रहे एक शिक्षक को, और यहाँ पर शिक्षक मैं हूँ, भावों को समझते हुए पढ़ें। ठीक है, आपके लिए समर्पित हूँ और आपके लिए ही है ये। ठीक है ना, बाकी मेरी शुभकामना है, माँ शारदा आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करें। थैंक यू।